नमस्कार बच्चों, दर्शकों, भाइयों, बहनों, आपका स्वागत है आज फिर बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको मोटिवेशन शब्द न सुनाते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहिए। ज्ञान दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पर बढ़ता है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म का मतलब है दुनिया के हर एक स्थान पर बढ़ता है। बस लेने वालों की कमी है। तो आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लेते रहिए हमसे कुछ ज्ञान। वीडियो के अंत में सुनाएंगे कुछ आपको शब्द जो जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले जाती है और कहाँ कहाँ छोड़ती है, क्या क्या हमारे साथ कराती है। तो वो सुनने से पहले देखते रहे हमारे केमिस्ट्री के वीडियो। 12th क्लास NCERT बोर्ड की केमिस्ट्री में पाठ दूसरा है और वो दूसरा पाठ है विलयन। विलयन का टॉपिक है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि द्रव पदार्थ जो है वो किसी ठोस, किसी द्रव या किसी गैस को अपने में घोल लेते हैं। और जब कोई ठोस, द्रव या गैस किसी द्रव विलयन में जब विलेय होता है तो वह उसकी मात्रा विलेयता कहलाती है। अब कभी कभी होता क्या है कि जो विलेय पदार्थ है वो विलायक में जल में, विलायक में कभी कम घुलता है, कभी ज़्यादा घुलता है, कभी नहीं घुलता है और कभी घुलता है। कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है, किसी विलायक में नहीं घुलता है। ये मैंने अपने पीछे वाली वीडियो में बताया था, फिर भी हम उसमें कुछ बिंदु हैं इसके, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जो विलेयता है वो कम या ज़्यादा घुलती है, उसको भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। और चर्चा करने के साथ आज हम आपको एक दैनिक जीवन का उदाहरण देते हैं। अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो पानी हमारे पास क्या है, ठंडा भी होता है, चिल्ड भी होता है, गर्म भी होता है, वेपोराइज भी होता है। तो अगर हम चीनी को चिल्ड पानी में घोलें तो चीनी की जो विलेयता है वो घट जाती है, अर्थात चीनी कम घुलेगी और विलेयता कम होगी, और चीनी देर में घुलेगी। ये भी विलेयता का एक इफेक्ट है। इसी प्रकार यदि हम साधारण पानी में चीनी को घोलें तो चीनी जो है चिल्ड पानी की तुलना में साधारण पानी में, यानी साधारण ताप पर जो पानी होता है जिसका 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है, तो उसमें चीनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा घुल जाती है। अर्थात क्या होगा, विलेयता बढ़ रही है। बढ़ कब रही है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इसी के आधार पर क्या है, यदि हम पानी को गर्म कर दें, यानी हम थोड़ा सा पानी जो है ज़्यादा चीनी में डालें और उसको गर्म कर दें, तो वो थोड़ा सा पानी जो है वो संपूर्ण चीनी को घोल देता है। इसका मतलब है ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। इसी प्रकार क्या है, यदि हम वाष्प को किसी चीनी में प्रवाहित करें तो चीनी की विलेयता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये क्या हो गया, ये कारण ऐसा हो गया कि ताप के आधार पर जो विलेय पदार्थ हैं वो विलायक में और विलायक के जो पदार्थ हैं वो विलेय में इस तरीके से मिश्रित होते हैं। उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। चलिए लेते हैं एक उदाहरण इसका। वो क्या है, विलेय विलायक की प्रकृति। विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है ये हमारे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय विलेय पदार्थ अगर ध्रुवीय विलायक में घोले जाएंगे तो घुल जाएंगे। इसी प्रकार क्या है, अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घोले जाएंगे तो घुल जाएंगे। यहां क्या करा है, विलेय एवं विलायक ध्रुवीय या अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। दोनों ध्रुवीय के भी हो सकते हैं, अध्रुवीय के भी हो सकते हैं, लेकिन आगे चर्चा क्या कर रहे हैं, अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं।
ध्रुवीय विलेय पदार्थ जो है वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलेय हो जाएगा, घोल देंगे तो घुल जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों की प्रकृति चेंज कर दी जाए, बदल दी जाए, ध्रुवीय विलायक अध्रुवीय में ले लें, अध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में ले लें, तो ये एक दूसरे को विलेय नहीं करेंगे, जिसके एग्जाम्पल्स जो थे वो हमने पीछे बताए थे। हालांकि इस एग्जाम्पल की चर्चा मैं यहाँ भी कर देता हूँ। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं कि जब चीनी को या नमक को पानी में घोला जाता है तो घुल जाते हैं, चीनी या नमक को तेल में घोले थे तो नहीं घुलते हैं। तो तेल और चीनी कैसा है, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं। चीनी जो है, नमक चीनी ध्रुवीय प्रकृति का है, और जो तेल और घी है वो अध्रुवीय प्रकृति का। इसी प्रकार अब आप लें पानी, पानी कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है। तो पानी को अगर हम तेल में मिला दें तो न तो तेल पानी में घुलेगा ना पानी तेल में घुलेगा। ये दोनों कैसे हो गई, अध्रुवीय प्रकृति के हो गए। तो इस पॉइंट की चर्चा हम कर चुके। इसके बाद क्या आएगा, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ठंडे पानी में अगर चीनी को घोलेंगे तो कम घुलेगी, चिल्ड पानी में चीनी को घोलेंगे और कम घुलेगी, साधारण पानी में चीनी को घोलेंगे तो ज़्यादा घुलेगी, गर्म पानी में चीनी को घोलेंगे तो और ज़्यादा घुलेगी, और यदि वाष्प में चीनी को घोलेंगे तो वो और ज़्यादा घुलेगी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ताप के प्रभाव से निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन। इसका मतलब है कि पानी में चीनी को जब हम पानी में घोलेंगे या नमक को हम पानी में घोलेंगे तो चीनी और नमक जो है वो बिल्कुल पानी में घुलना बंद कर चुके होंगे, यानी बंद की अवस्था में आने वाले होंगे। उसे कहते हैं निकट संतृप्तता। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त विलयनों के बारे में बताया था। तो निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है। इसका मतलब क्या है, यदि जो विलेयता की प्रक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी का मतलब अगर ऊष्मा ग्रहण कर रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। यदि हम ठंडे पानी में चीनी को घोलें तो कम घुलती है, लेकिन यहाँ क्या करा है, ऊष्मा शोषी है। जो चीनी जो है वो पानी में घुलने की प्रक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी होती है। अगर हम उसको पानी को गर्म कर दें तो वो क्या है, ताप देंगे, उसको ताप देंगे तो विलेयता कैसी जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या करा है, यदि ऊष्मा सेपी है। अब क्या हो रहा है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जल में घोलने पर वो ऊष्मा देते हैं, अर्थात वो विलयन कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म होने लगते हैं। अब गर्म होने लगते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे, हम ताप को कम कर देंगे, और ताप को कम करेंगे तो विलयता बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, हम ताप बढ़ा ही रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं तो विलयता घट जाएगी। तो क्या कराए, तो ताप बढ़ाने पर विलयता लासातेलिये के अनुसार घटनी चाहिए। लासातेलिये वैज्ञानिक थे जो 11वीं क्लास में साम्यावस्था वाले पाठ में उनका नाम आया था। उन्होंने कुछ कारक बताए थे। तो यहाँ क्या करें, वो घटनी चाहिए, और सिंपल सी घटती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, उनको हम सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या है कि ठोस जो पदार्थ होते हैं और द्रव जो पदार्थ होते हैं वो आप दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता। जब उनको दबाया नहीं जा सकता तो दाब का प्रभाव उस पर अप्रभावी रहता है। इसका मतलब समझे कि ठोस पदार्थ जो है और द्रव पदार्थ जो है उनको किसी दाब के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। तो जब दबाया नहीं जा सकता तो दाब का प्रभाव विलयता पर लगभग अप्रभावी रहता है। तो वो क्या करें, दाब का प्रभाव ठोसों की द्रवों में विलयता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डालता है। दाब जो है वो विलयता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आगे कह रहे हैं क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है कि उनको दबाया नहीं जा सकता। जिन वस्तुओं को दबाया जा सकता है दाब उन पर प्रभावी होता है, चाहे तो वो घटाएं या वो बढ़ाएं। इनकी चर्चा हम आगे वाले टॉपिकों में करेंगे। अगला कह रहा है गैसों की द्रवों में विलयता। अभी जो हमने पढ़ी है वो है ठोसों की द्रवों में विलयता, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है गैसों की द्रवों में विलयता। तो अब क्या करेंगे, गैसों को द्रवों में घोलेंगे। तो यहाँ जो गैसों को द्रवों में घोलेंगे वहां पर हमारा दाब का प्रभाव लागू होगा। चलिए हम लेते हैं आगे क्या वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जो हमारे पास जो वाटर होता है, जल, तालाबों का जल, नदियों का जल, समुद्र का जल
यानी जो भी जल है उस जल में क्या होता है, O2 गैस घुली होती है। क्या घुली होती है? O2 गैस, जो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर के कारण उसमें डिजोल्व रहती है। इस गैस के कारण, जो पानी में O2 गैस घुली है, इसी गैस के कारण जो जलीय जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। आपको पता है कि मछलियां जो है वो पानी में रहती हैं, और जब वो मछलियां पानी में रहती हैं तो वो श्वसन क्रिया करती हैं, और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेती हैं। जीव जितने भी होते हैं वो सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, चाहे तो अब वो वायुमंडल से लेते हो, चाहे वो पानी से लेते हो। तो जलीय जीव जितने भी हैं वो सब वायुमंडल से ऑक्सीजन न लेकर के पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही कहाँ है? पानी में है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, मेढक टाइप के, मगरमच्छ जो है वो बाहर भी ले जाते हैं और पानी में रह करके भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं। लेकिन हम पूर्णतः जो जलीय जीव हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मछली जो है वो पूर्णतः जलीय जीव है, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो वायुमंडलीय दाब के कारण घुली होती है, और उस ऑक्सीजन को वो जो जलीय जीव हैं वो श्वसन क्रिया में लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये तो हमारा रहा, हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिया था, जब मैंने आपको समझाया, यहाँ लिखने की हमारी कोई बात नहीं थी। तो वह कराए। अब देखिए यहाँ जो हमने चित्र बनाया है, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। एक चित्र में क्या है, हमने नीचे जो भर रखी है वो द्रव है, ये हमारा जो पार्ट है वो द्रव का पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो हमारा गैस का पार्ट है। ये हमारा द्रव का पार्ट है, ये हमारा गैस का पार्ट है। तो हमारे ऊपर क्या है, गैस है, उसके ऊपर हमने ये पिस्टन लगा रखी है। ये क्या लगा रखी है? पिस्टन। और पिस्टन पर कोई W भार रख दिया है, यानी ये W भार जो है वो क्या डाल रहा है? दाब डाल रहा है। इस दाब के कारण क्या है, कुछ गैस के पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, ये गैस के पार्टिकल इसके अंदर डिजोल्व हैं कुछ मात्रा में, ना के बराबर। मान लें कि 1-2 कोई कण जो है वो उसमें डिजोल्व होंगे, सारे कण डिजोल्व नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस पिस्टन पर W का मान बढ़ाते जाते हैं, ये W1 है पहला, फिर हमने उसमें W2 और लगा दिया, प्लस W3 और लगा दिया। जैसे जैसे हम उसमें प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, दाब बढ़ाते जाएंगे, भार रखते जाएंगे पिस्टन पर, पिस्टन जो है वो नीचे की ओर मूवमेंट करने लगेगी। पिस्टन जब नीचे की ओर मूवमेंट करेगी तो दाब कहाँ लगाएगी? दाब लगाएगी गैसों पर, और जब गैसों पर दाब लगाएगी तो गैसें जो हैं वो द्रव के अंदर डिजोल्व होने लगेंगी, और जब गैसें द्रव के अंदर डिजोल्व होने लगेंगी तो विलेयता कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यह क्या करा है, ताप एवं दाब के प्रभाव से गैसों की द्रवों में विलेयता प्रभावित होती है। प्रभावित होती है, ताप से भी प्रभावित होती है और दाब से भी प्रभावित होती है। दाब का कुछ उदाहरण, कुछ फैक्ट मैंने इन 2 चित्रों में आपको बताया है। इसके निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्या करते हैं? निम्न प्रकार। हमने यहां लिखा है कि प्रेशर यानी दाब इज प्रोपोर्शनल टू गैस की विलेयता। इसका मतलब क्या है, अगर हम दाब का मान बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता कैसी होगी? बढ़ेगी। लेकिन ताप में उल्टा हो गया, ताप की विलेयता यानी ताप इज प्रोपोर्शनल टू 1/, गैस की विलेयता 1/, यानी ये क्या हो गया हमारा? 1/, आ गया है। जब 1/, आ गया तो इसका मतलब उल्टा हो गया। अगर हम गैस, उस जो विलयन है जिसमें हम गैस घोल रहे हैं, और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की विलेयता घट जाएगी। इसका हम इफेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि गैस को जो कण होते हैं वो वाष्पित अवस्था में रहते हैं, गैस की अवस्था में रहते हैं। लेकिन हमने जब इसमें घोला है तो जब पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ से जो पानी के कण हैं, जो गैस को कवर्ड किए हुए हैं, ढके हुए हैं, पकड़े हुए हैं, वो गैस के कण, द्रव के कण लूज हो जाएंगे, और गैस जो है वो वाष्पित होकर के बाहर चली जाएगी। पहला कारण। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो कण होते हैं, द्रव के कण, ठोस के कण या गैस के कण, वो ताप बढ़ाने पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो उनकी गति जो है बढ़ जाती है, और वापस ये कण जो है वो उच्च ताप पर इस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, जो कि गैस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, वैज्ञानिक हुए हमारे, वो क्या कर रहे हैं आगे, वैज्ञानिक हुए हमारे हेनरी। तो हेनरी ने क्या किया, दाब के प्रभाव को गैसों की विलेयता पर लागू किया। सर्वप्रथम गैस की विलेयता में, गैस की विलायक में विलेयता, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के बीच
मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। हेनरी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मात्रात्मक संबंध दिया कि हम कितना दाब बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो द्रव में कितनी घुलेगी। किसी द्रव विलयन की द्रव जो विलायक है उसकी निश्चित मात्रा में गैस की कितनी मात्रा घुली होगी, यह दाब के प्रोपोर्शनल होगी। जितना दाब लगाएंगे गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। आइए आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के बीच मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार है स्थिर ताप पर, यानी 2 बार लग गया है, कोई जिक्र नहीं है। स्थिर ताप पर, यानी ताप कैसा रखा? स्थिर रखा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी विलयन की सतह पर, ये हमारा क्या हो गया? विलयन हो गया। और विलयन की सतह पर गैस के द्वारा कितना दाब डाला गया है, जितना ज़्यादा दाब, वो कह रहे हैं स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर, इस सतह पर, ये हमारी विलयन की सतह है, इस सतह पर गैस के द्वारा कितना दाब डाला जाएगा। ठीक है, सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब, छोटे से छोटे दाब की समानुपाती होती है, अर्थात जितना दाब डालेंगे गैस उतनी ही ज़्यादा विलय होगी। डाल्टन ने भी हेनरी के नियम की प्रशंसा की और कहा कि गैस की द्रव में विलयता, यानी डाल्टन का नियम है, डाल्टन ने भी उनके नियम को पढ़ा और बाद में बताया कि गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। गैस की जो विलयता है वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है कि गैस कितना दाब डाल रही है। सामान्य रूप से हेनरी ने, अब वैज्ञानिक जो हेनरी वैज्ञानिक है उन्होंने अपना नियम दे दिया, मात्रात्मक नियम दिया, मात्रात्मक संबंध दिया। तो क्या कर रहे हैं? किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, गैस कैसी है? वाष्प अवस्था में होगी, दाब, आंशिक दाब पी उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। मोल अंश मैंने आपको पीछे निकलवाए थे कि विलय के मोल बट्टे विलय प्लस विलायक के मोल, ये हमारे पास अंदर था। जब इनका अनुपात आता है तो हमारा मोल अंश कहलाता है। तो उन्होंने क्या लिखा? P इज प्रोपोर्शनल टू X, यानी कितने मोल घुले होंगे विलयन में गैस के, वो दाब के समानुपाती होते हैं। तो समानुपात का साइन हटाएंगे तो हमारा KH एक स्थिरांक आएगा। जैसे हम क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू KH इंटू X। X क्या है? मोलों की संख्या, मोल अंश, और ये क्या है? दाब। तो वो क्या करें, यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। सामान्य ताप पर प्रत्येक गैस के लिए, सभी गैसों के लिए हेनरी का जो मान है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि जो हेनरी का मान है, गैसों के लिए हेनरी का मान है, वो सभी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से हमने गैसों की द्रव में जो विलेयता है, द्रवीय विलयन में विलेयता है, किसी द्रव विलायक में विलेयता जो है वो ताप के प्रोपोर्शनल होती है, दाब के प्रोपोर्शनल होती है, दाब के लिए प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनका मान बढ़ जाता है और वो मोल अंश के रूप में मापे जाते हैं, जो हेनरी ने यहाँ बताया है। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक जो आता है वो है गैसों की द्रव में विलेयता के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। पहला उदाहरण है समुद्री गोताखोर। आप देखते हैं कि समुद्र में जो अपना जीवन यापन करते हैं, समुद्र के आसपास जो अपना जीवन यापन करते हैं वो मछली से करते हैं, घोंगा निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, मूंगा निकालते हैं, अंदर से स्पंज निकाल के लाते हैं, अंदर समुद्र में चले जाते हैं। तो जो समुद्र की नीचे की गहराई में जाते हैं, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को समुद्र की नीचे गहराई में भेज दिया जाए, जो श्वसन वातावरण में श्वसन करता है, या हमने सिलेंडर में O2 गैस भर के भेज दें, तो वो O2 गैस जो है वो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन की जो विलेयता है वो द्रव के अंदर कम होती है। जब गोताखोर समुद्र में नीचे जाएगा तो समुद्र में नीचे जो है वो दाब अधिक पड़ता है। दाब अधिक पड़ता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें दाब अधिक पड़ेगा। दाब अधिक पड़ेगा तो ऑक्सीजन कम विलय होगी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि हमारे जो नसें हैं उन नसों में ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो जो घुली नहीं है, वो नाइट्रोजन बबल्स के रूप में उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ेगा तो वो बबल्स बना लेंगे, और जब बबल्स बनाएंगे तो हमारी नसों में
वो नाइट्रोजन के बबल्स बुलबुले बन जाएंगे, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड्स। और वो बैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं हर जगह जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फंस जाएंगे, फंसे रहेंगे, और हमें जब भी रक्त जब पंप किया जाएगा तो रक्त के पंप होने पर वो ब्लड जो बैंड्स बन गए वो हमें दर्द पैदा करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है, गोताखोरों के सिलेंडर में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लिक्विड अवस्था में दी जाती है, और उसमें उनकी कंपोजिशन होती है 11.7% है वो हमारी हीलियम होगी, 56.2% जो है वो नाइट्रोजन होगी, और 32.1% जो होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। लेकिन ये तीनों का जो मिश्रण है वो तीनों का मिश्रण लिक्विड अवस्था में होता है, अर्थात द्रव अवस्था में होता है। तो ब्लड भी हमारा द्रव है और ये भी द्रव है, तो दोनों जो है द्रव आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन जब दाब ज़्यादा होगा, हमारी कोशिकाओं पर जब दाब ज़्यादा पड़ेगा तो जो गैसीय अवस्था में हम गैस ले रहे हैं वो कम विलय होगी। दूसरा उदाहरण इसका क्या है? सोडा वाटर। सोडा वाटर का मतलब पेय पदार्थ, यानी थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का, ढिमका। लिम्का ढिमका का मतलब है लिम्का जैसे और भी डेरिवेटिव। लिम्का ढिमका यानी लिम्का जैसे और फलाना फलाना कह देते हैं, है ना। लिम्का ढिमका हमने कह दिया लिम्का ढिमका। तो लिम्का जैसे और भी पेय पदार्थ होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हमें जल में प्लस CO2 गैस को प्रेशराइज किया जाता है, दाबित किया जाता है, यानी P पर उच्च दाब पर उसको दबाया जाता है। आपने मार्केट में, मेला में भी देखी होगी, कभी मेला में गए होंगे, तो जो डेरिवेटिव होते हैं पेप्सी के, थम्स अप के, मिरिंडा के, कोको कोला के, ये सारे डेरिवेटिव वो एक ही साथ बना के दे देते हैं। आप करते क्या है, वो एक कांच की शीशी लेंगे और कांच की शीशी लेकर के उसमें पानी डालेंगे और एक फ्लेवर डालेंगे, और फ्लेवर डालने के बाद वो उच्च प्रेशर वाली दाब की गैसीय मशीन में लगा दे करके नीचे लॉक कर देते हैं, और 2 बार यानी दाब लगाते हैं, 2 बार गैस का दाब लगाते हैं, तो जो CO2 गैस होती है वो आपकी किस में डिजोल्व हो जाती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, वो सोडा वाटर बन जाता है। तो सोडा वाटर में क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो जब हम जब वो सोडा वाटर को पीते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के कारण वो गैस के कण जो हैं वो गतिज ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और गतिज ऊर्जा ग्रहण करके वो वापस गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। ये आपने अनुभव किया होगा। अगला होता है आरोहक। आरोहक का मतलब होता है वे प्राणी, मनुष्य जो पहाड़ों पर ऊपर रहते हैं, और पहाड़ों पर जो होता है वो जब पहाड़ों पर ऊपर रहते हैं तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो उनका ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो सतही स्थानों से कम होता है। यानी क्या मतलब है, वो यह कह रहा है कि जब हमारा जो पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, तो जो लोग नीचे रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा रहता है, और जो पहाड़ों पर रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन का दाब कम रहता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर रहते हैं, और ऊंचाई पर हल्की गैसें रहती हैं, भारी गैसें जो है वो नीचे रहती हैं। ये सिंपल तरीका हो गया आपको समझने का। तो नीचे रहेंगे। अब जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो वहां उनको ऑक्सीजन कम मात्रा में प्राप्त होता है। जब कम मात्रा में प्राप्त होता है तो उनके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो जो क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं वो कम होंगी तो वो अल्प विकसित होती हैं। अल्प विकसित मतलब उनके दिमाग भी कम विकसित होगा, बॉडी भी कम विकसित होगी, ठीक है, ऊर्जा भी उनको कम प्राप्त होती है। तो आरोहक उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आरोहक। ऊपर रहने वाले लोग जहाँ वायु दाब कम होता है तो वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में लेते हैं, तो अल्प विकसित होते हैं। वहाँ जहाँ श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में ली जाती है, तो वहाँ उनके शरीर में यानी उनके पास जो है कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो कौन सी समस्याएं होती हैं, कमज़ोर होते हैं, सोचने की शक्ति कम होती है, अल्प माइंड जो है वो अल्प विकसित होता है। ऐसे रोग को कहते हैं एनॉक्सिया रोग। उनमें कौन सा रोग होता है, एनॉक्सिया रोग होता है। तो जो ये बोर्ड में ये पूछा जाता है कि एनॉक्सिया क्या है, इसका मतलब आरोहक जो है वो वायु की कमी के कारण अब विकसित होते हैं, माइंड अविकसित होता है, सोचने की शक्ति कम होती है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया रोग कहते हैं। ताप का प्रभाव, अगला क्या आएगा, ताप का प्रभाव, यानी गैसों की द्रव्य में विलयता पर ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव मैंने अभी पीछे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर
जो कण होते हैं, गैस के कण हों चाहे द्रव के कण हों, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और रिक्त स्थान बढ़ जाता है, कण दूर दूर आ जाते हैं, कणों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे वो कण जो हैं वो इस गैस को छोड़ करके, द्रव को छोड़ करके गैस कण जो है वो पहले वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात विलेयता कैसी हो जाती है, घट जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। इसी कड़ी में अगला टॉपिक है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब को समझाने के लिए यहाँ हम एक चित्र बना लेते हैं, वो देख रहे हैं। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब का मतलब ये है, ये हमारा द्रव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोई भी द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब है, वाष्प है, ये वाष्पित कण है, और वाष्पित क्या कण जो हैं वो जब वाष्प अवस्था में पहुंचेंगे, और जब वाष्प अवस्था में पहुंचेंगे, यहाँ पर हमारा एक पी जो है वो वायुमंडलीय दाब भी कार्य करता है। तो जब ये कण इस क्षेत्र को छोड़ करके जाएंगे तो द्रव की सतह पर कुछ दाब डालेंगे। तो क्या कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा हो गया कि किसी द्रवीय विलयन में विलेय के कण या विलायक के कण जो वाष्पशील हैं, वो जब वाष्पित अवस्था में पहुंचते हैं तो द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। उस दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। उस दाब को हम क्या कहते हैं, उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, विलयन होते हैं द्विअंगी हैं। द्विअंगी का मतलब है विलेय और विलायक। यदि विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं तो वाष्प अवस्था में दोनों की वाष्प के द्वारा विलयन की सतह पर दाब डाला जाएगा, क्योंकि हम जब इसको ऊपर हाथ को उठाएंगे तो हमें इस पर दाब लगा करके ऊपर की ओर भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि विलेय और विलायक के कण दोनों अगर वाष्पशील हों तो विलयन में से वाष्पित होने पर विलयन की सतह पर या द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसी में कारण और है, हमने क्योंकि थ्योरेटिकल है यहाँ पर हमने इसलिए डॉटेड डॉटेड कर रखा है, इसे थ्योरेटिकल समझा रहे हैं उसको। तो एक होता है कि ठोस विलेय पदार्थों के द्वारा विलयन की सतह पर डाले गए वाष्प दाब। अब ठोस पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें भी कुछ वाष्पशील होते हैं, कुछ अवाष्पशील होते हैं। तो वाष्पशील होंगे तो वो तो वैसे ही द्रव की सतह पर वाष्प दाब डालेंगे, अवाष्पशील होंगे तो वो गैस की सतह पर वाष्प दाब नहीं डालेंगे, विलयन के यानी द्रवीय विलयन के वाष्प दाब में कमी करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वाले पॉइंटों में करेंगे। आइए हम इसमें और लेते हैं थोड़ा। वो क्या है, दो प्रकार के हमने विलयन बताए, उसमें है द्रवों का द्रवों में विलयन, यानी द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, यानी हमने द्रव पदार्थ को द्रव विलायक में घोल दिया तो वो द्रव का द्रव में विलयन बन गया। और दूसरे कौन से हैं, ठोसों का द्रव में विलयन। तो ठोस भी पदार्थ द्रवीय विलयन में घुले होते हैं। पहला हमारा है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही पदार्थ जो है वो वाष्पशील है, जब हम उनको गर्म करेंगे तो विलेय भी, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इसको दो तरीके से लेने हैं। तो ये जो हमारा चित्र है, ये चित्र किसी विलयन का है, और उस विलयन में जो है ये द्रव पदार्थ भी घुला है, और ये जो हमने रेड रेड जो ब्लैक जो ग्रीन कर रखा है वो हमारा विलेय हो गया, और जो हमारे ब्लैक कलर के हैं वो हमने विलायक ले लिए। अब विलेय और विलायक दोनों कैसे हैं, दोनों वाष्पशील हैं। तो जब हम इसको, जब इनकी वाष्प जाएगी तो दोनों जो है वो वाष्प के कण इस द्रव की सतह पर दाब डालेंगे। तो दोनों क्या करेंगे, द्रव की सतह पर वाष्प डालेंगे। उनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये वाष्पित होंगे ऊपर की ओर जाएंगे तो इस पे सतह पर दाब डालेंगे, सतह पर दाब डालेंगे, सतह पर डालेंगे, यानी तो कुल दाब कितना पड़ेगा, विलेय प्लस विलायक के द्वारा के वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया वाष्प दाब। आगे क्या करें, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है राउल्ट। राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में, राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का मतलब है ये और ये, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, विलयन के
मूल बिलियन में जो अवयव होते हैं उनके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब हो वो बिलियन के सतह पर डाला गया दाब वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, हम आगे अभी पढ़ाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा P इज प्रोपोर्शनल टू X, यानी P1 अगर किसी एक घटक के द्वारा डाला गया दाब तो X1 के समानुपाती होगा। और वो किसके समानुपाती होगा, अगर समानुपात हटाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो आगे करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं, आगे देखते हैं इसका चर्चा क्या है, बाकी के अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यानी हाँ, तो आज इतना ही टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इस वीडियो से अगले वाले वीडियो में देखेंगे वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। और द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब के लिए हमें इतना हटाना पड़ेगा। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा, जुदा। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो को देखने के लिए भी हमारा बहुत बहुत आपका जो है वो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपकी मैं बहुत आभारी हूँ जो आपने हमारा वीडियो देखा। हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं कुछ कहने वाला था। हमारे जीवन में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कभी कभी जीवन में मोड़ ऐसा आता है, ज़िंदगी ऐसी समय पर ले जाती है जहाँ हमें कुछ सीखना पड़ता है, जहाँ कुछ न करने पर के लायक भी हमें कुछ करना पड़ता है। इसके लिए हमने छोटा सा गाना बनाया है। वो क्या है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, अपनों से बिछड़ेंगे गैरों से मिलेंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, बचपन में जब हम होंगे माँ की गोद में खेलेंगे, माँ की गोद में खेलेंगे, जब हम बड़े होंगे जाने कहाँ होंगे, यहाँ के वहाँ होंगे वहाँ के यहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। कुछ पता नहीं था कि हम यूपी से राजस्थान में पढ़ाने आएंगे। माँ की गोद में जब छोटे बच्चे थे तो माँ की गोद में खेला करते थे। माँ भी नहीं जानती थी बच्चा हमारा बड़ा होगा तो हमारी गोद को छोड़ करके आगे की ओर विस्तार कर देगा। माँ की गोद से हम जैसे ही चलना प्रारंभ हुए तो माँ की गोद को छोड़ करके आंगन में खेलने लगे, आंगन को छोड़ करके गाँव में जाने लगे, गाँव को छोड़ करके शहरों में जाने लगे, शहरों को छोड़ करके राज्यों में जाने लगे और राज्य को छोड़ करके विदेशों में जाने लगे। मेरी माँ, तुझे धन्य है तेरी गोदी, माँ तू और तेरी धन्य है वो